बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का आर्टिकल है जो हम लोगों ने डिस्कस करना है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को अंडरस्टैंड करने से पहले क्यों ना हम एक दफा फिर से सिंपल इंटरफेरेंस को अंडरस्टैंड करें। इंटरफेरेंस की पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं और फिर मैं आप लोगों को बताता हूं इसकी कुछ एग्जांपल्स। स्टूडेंट्स, इंटरफेरेंस वेव्स में एक दूसरे का इंटरफेयर करना, यह मतलब है कि एक दूसरे के साथ वेव्स का मिलना, मिक्स होना। आप लोगों ने पार्टिकल्स का एक दूसरे से टकराना तो देखा हुआ है, जिन्हें हम सिंपल कोलिजन्स कहते हैं। लेकिन जब वेव दूसरी वेव के पास आए तो वो उसके साथ कोलाइड नहीं बल्कि इंटरफेयर करती है, क्योंकि वेव्स के केस में हम कोलिजन के बजाय वर्ड बोलते हैं इंटरफेरेंस। लेकिन ये इंटरफेरेंस होती क्या है, जरा इसकी कुछ डेफिनेशन को ध्यान से देखते हैं। तो मैं अभी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को नहीं बल्कि सिंपल इंटरफेरेंस का फिनोमिना डिस्कस करूंगा कि इंटरफेरेंस एक्चुअली में होती क्या है। तो स्टूडेंट्स, इंटरफेरेंस क्या होती है? जब दो वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी और सेम डायरेक्शन में जा रही हों और वो आपस में मिलें तो हम कहते हैं ये दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर रही हैं। तो व्हाट इज इंटरफेरेंस? ये दो वेव्स का मिलना है। फिजिक्स में इसके लिए एक टेक्निकल वर्ड है, सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन वेव्स के मिलने को कहते हैं। तो सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर वेव्स भी हो सकती हैं ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, बट शर्त यह है कि दे मस्ट हैव सेम फ्रीक्वेंसी एंड प्रोपगेटिंग, और वो चल रही हों इन दी सेम डायरेक्शन। तो व्हाट इज इंटरफेरेंस? ये सुपरपोजिशन है, ये दो वेव्स का मिलना है। कैसी वेव्स का? सेम फ्रीक्वेंसी और सेम डायरेक्शन में जाने वाली जो वेव्स हैं उनका जब आपस में मिलना हो तो इसे हम बोलते हैं ये इंटरफेरेंस है। और स्टूडेंट्स, इंटरफेरेंस को आप लोग पढ़कर आए हैं, डिफरेंट वेव्स का इंटरफेरेंस हो सकता है। अब इंटरफेरेंस की जो टाइप्स हैं उसमें आप लोगों ने याद रखना है, कभी कभी इंटरफेरेंस तो होता है लेकिन उस इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। बिल्कुल इसी तरह से समटाइम्स दो वेव्स के दरमियान इंटरफेरेंस तो होता है लेकिन उस इंटरफेरेंस को हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव कब होगा और डिस्ट्रक्टिव कब होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए मेरे पास ये एक वेव है। आपको मालूम है वेव के इस पार्ट को हम क्रस्ट और इस पार्ट को हम ट्रफ कहते हैं। एक और वेव सेम फ्रीक्वेंसी की सेम डायरेक्शन में जा रही है और ये दोनों वेव्स अगर आप देखें ये आपस में मिलने लगी हैं। हमने देखना है इसका रिजल्ट क्या आएगा। देखें यहां पर ये वेव पार्टिकल को ऊपर को लेकर जा रहा है क्रस्ट पे, ये वेव की जो एनर्जी है ये भी पार्टिकल को ऊपर लेकर जा रही है। जब ये दोनों वेव्स इकट्ठी होंगी तो पार्टिकल को दो एनर्जीज इकट्ठे ऊपर लेकर जाएंगी तो पार्टिकल और ज्यादा हाइट तक जाएगा। यानी कि अगर ये दोनों वेव्स सेम डायरेक्शन में जाते हुए आपस में मिलेंगी तो याद रखिएगा हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव होगी वो ज्यादा एम्पलीट्यूड की होगी। याद रखिएगा ये जो डिस्टेंस होता है इसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो आपने देखा कि अगर हमारे पास दो वेव कुछ इस तरह से मिले कि क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ आए तो फिर हम कहते हैं कि जो नई वेव बनेगी, जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट वेव ये वाली, उसका एम्पलीट्यूड इन दोनों के एम्पलीट्यूड से ज्यादा होगा। एक्चुअली में इन दोनों के एम्पलीट्यूड का सम होगा। मिसाल के तौर पर ये दो वेव्स हैं और इन्होंने मिलकर ये रिजल्टेंट बनाया।
अगर आप दोनों का एम्पलीट्यूड देखें तो इन दोनों के एम्पलीट्यूड्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड इतना होगा, इन दोनों के सम जितना है। तो इंटरफेरेंस। क्यों इंटरफेरेंस? क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी है और वेव सेम डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन साथ साथ वेव एक दूसरे को कैंसिल करने की बजाय एक दूसरे का इफेक्ट बढ़ा रही हैं। रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया है, इस वजह से दिस काइंड ऑफ इंटरफेरेंस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्योंकि यहां हमारा काम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को डिस्कस करना नहीं है, इस वजह से मैं आपको यहां पर इनकी आसान डेफिनेशंस लिखवा रहा हूं। एक्चुअली मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो चैप्टर नंबर 8 में आप लोगों को पढ़ाई है। तो स्टूडेंट्स अभी मैं सिंपल बात करता हूं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा। बिल्कुल अगर मैं सिंपल बोलूं तो तब होगा व्हेन क्रस्ट फॉल्स ऑन क्रेस्ट। अगर क्रस्ट क्रेस्ट के ऊपर है और ट्रफ फॉल्स ऑन ट्रफ और ट्रफ ट्रफ से मिले तो फिर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और हमें कैसे पता चलेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा? जब हमारे पास एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। फिर इसी तरह से स्टूडेंट्स याद रखिएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की डेफिनेशन फिर क्या बनेगी? When crust falls on trough and vice versa। मिसाल के तौर पर ये वही दो वेव्स है मेरे पास, एक ये वेव है और दूसरी ये वेव है। दोनों वेव सेम फ्रीक्वेंसी की ही हैं और सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, लेकिन अगर आप गौर करें इसका क्रस्ट इसके ट्रफ के ऊपर आ रहा है। क्रस्ट में पार्टिकल के पास जो एनर्जी होती है वो पार्टिकल्स को ऊपर लेकर जाना चाहती है, ट्रफ में पार्टिकल्स की एनर्जी उनको नीचे लेकर जाना चाहती है। जब ये दोनों एनर्जीज इकट्ठी होंगी तो पार्टिकल को ऊपर से भी उतनी एनर्जी जितनी नीचे से खींचेगी तो पार्टिकल तो फिर वहीं का वहीं रहेगा, यानी कि पार्टिकल मूव नहीं कर पाएगा, ऑपोजिट एनर्जीज की वजह से कैंसिल हो जाएगा। ऐसी दो वेव्स जब आपस में मिलेंगी तो इनका रिजल्ट क्या आएगा? इनका रिजल्ट जो है वो ये दोनों वेव्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमारे पास वेव जो है वो फिनोमिना जो है वो खत्म हो जाएगा, नजर नहीं आएगा। ये जो हमारे पास इंटरफेरेंस है तो इंटरफेरेंस, क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी और सेम डायरेक्शन है, लेकिन साथ साथ ऐसा इंटरफेरेंस है जो डिस्ट्रक्शन कर रहा है, खत्म कर रहा है चीज को, इसे हम बोलते हैं कि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बजाय जो मैंने एग्जांपल दी है ना, ये एक्चुअली में हमारे पास इसे बोलेंगे कि ये कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। यहां तो बिल्कुल इफेक्ट कैंसिल हो गया क्योंकि एम्पलीट्यूड्स क्या थे? सेम थे। लेकिन अगर आपके पास एक वेव ये हो और दूसरी वेव ये हो तो फिर हमारे पास आप देख रहे हैं इसका एम्पलीट्यूड कुछ और है और नीचे वाली वेव का एम्पलीट्यूड कुछ और है। अब जब ये मिलेंगे तो एम्पलीट्यूड डेफिनेटली माइनस होंगे, लेकिन क्या अब जीरो होगा? नहीं। तो हमारे पास ये बनेगा रिजल्टेंट वेव। तो रिजल्टेंट वेव का इफेक्ट पहले से कम हो गया है, एम्पलीट्यूड पहले से कम हो गया है, लेकिन जीरो नहीं हुआ। इस वजह से यहां जो मैं आपके सामने बता रहा हूं ये कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन समटाइम ऐसा नहीं होता। कंप्लीट डिस्ट्रक्शन के लिए एम्पलीट्यूड्स का बराबर होना भी जरूरी है। ये तो हो गया थोड़ा सा तारुफ इंटरफेरेंस का। नाउ स्टूडेंट्स, इंटरफेरेंस आप लोगों ने देखी। अगर ये पानी की एक वेव है और ये पानी की एक वेव है, ये दोनों वेव जब आपस में मिलेंगी तो एक बड़ी लहर बनाएगी। ये भी इंटरफेरेंस है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है क्योंकि एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया, लेकिन ये इंटरफेरेंस ऑफ वाटर वेव्स हैं। इसी तरह से जरा इमेजिन करेंगे साउंड है, साउंड की एक वेव साउंड की दूसरी वेव से जब मिलेगी तो आपको मालूम है जो नई वेव है उसमें एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। ये भी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, लेकिन ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ साउंड है। आज का आर्टिकल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं बल्कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है। स्पेशली हम लोगों ने लाइट को डिस्कस करना है। तो लाइट का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसा दिखता होगा, जरा आसान एग्जांपल लेकर चलता हूं स्टूडेंट्स। जरा इमेजिन करें मेरे पास ये एक रेड लाइट की वेव है और एक और रेड लाइट की वेव है। अगर आप ऊपर वाली वेव को देखें
तो वो आपको इस तरह से नजर आएगी, और नीचे वाली वेव को देखें तो वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ठीक है जी, ये वो है जो मैंने आप लोगों को एज्यूम किया कि इस तरह से तकरीबन दिखाई देगी। जब ये दोनों वेव्स मिलेंगी, अब क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आ रहा है, ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ रहा है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो होगा, और जो रिजल्टेंट वेव होगी वो हमारे पास उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो अब ये दिखेगी कैसे स्टूडेंट्स? ये कुछ इस तरह से दिखेगी, यानी कि इसकी इंटेंसिटी, इसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। तो लाइट के केस में कैसे पता चलता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है? अगर दो वेव्स मिलकर इंटेंसिटी बढ़ा दें, ब्राइटनेस ज्यादा हो जाए, तो फिर हम कहते हैं कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। इसी तरह से लाइट के केस में डिस्ट्रक्टिव क्या होगा? इमेजिन करें ये एक रेड लाइट है, और इसी तरह से हमारे पास ये एक और रेड लाइट है, लेकिन आप देख रहे हैं क्रस्ट के ऊपर ट्रफ और ट्रफ के ऊपर क्रस्ट आ रहा है। इस सूरत में जब ये दोनों वेव्स मिलेंगी तो हमारे पास ये एक दूसरे की ऑसिलेशंस को कैंसिल करेंगे और रिजल्टेंट वेव ये आएगी, यानी कि आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, लेकिन ये कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिव है। मैंने बताया था कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिव तब होगा जब दोनों एम्पलीट्यूड्स आपस में बराबर होंगे। लेकिन स्टूडेंट जरा इमेजिन करें, अगर मेरे पास ये एक रेड वेव हो और ये दूसरी रेड वेव हो, अब भी क्रस्ट के ऊपर ट्रफ और ट्रफ के ऊपर क्रस्ट आ रहा है, डिस्ट्रक्शन होगी लेकिन कंप्लीट नहीं, क्योंकि दोनों के एम्पलीट्यूड्स बराबर नहीं है। अब हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव बनेगी वो इस तरह से होगी और वो इस तरह की नजर आएगी। तो ये तो पता चल रहा है कि पहले के मुकाबले में लाइट डिम हो गई है, लेकिन कंप्लीटली वैनिश या गायब नहीं हुई। तो स्टूडेंट्स, लाइट के इंटरफेरेंस को आप लोग कैसे जज करेंगे? लाइट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर कर रही है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है, उसका सिंपल तरीकेकार क्या है? अगर लाइट की वेव्स मिलकर पहले से ब्राइट इमेज बनाए, ज्यादा इंटेंसिटी वाला इमेज बनाए, तो हम कहेंगे यहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। और अगर लाइट की वेव्स जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी तो लाइट पहले के मुकाबले में डिम हो जाएगी। और अगर बहुत डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे तो फिर लाइट बिल्कुल खत्म हो जाएगी और डार्कनेस नजर आएगी, यानी कि कुछ भी नजर नहीं आएगा। नाउ स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि ये बस इंटरफेरेंस है, बात खत्म हो गई। देखिए, लाइट हमेशा से स्पेशल रही है। वाटर और साउंड की वेव्स अलग है, लेकिन लाइट की वेव स्पेशल है। तो लाइट का जो इंटरफेरेंस है उसके लिए वो शर्त तो है ही कि सेम फ्रीक्वेंसी हो और सेम डायरेक्शन हो, लेकिन इसके अलावा भी कुछ शर्तें हैं जो पूरी करेंगे तो लाइट की इंटरफेरेंस को आसानी से देखा जा सकता है, प्रोमिनेंट होकर देखा जा सकता है। वो कौन सी हमारे पास कंडीशंस हैं? तो स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिएगा। तो मैं यहां पर कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस नहीं लिखूंगा, क्योंकि कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस तो ये दोनों है। मैं यहां क्या लिखूंगा? कंडीशंस फॉर डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये कंडीशंस इंटरफेरेंस की नहीं है, ये कंडीशंस डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस की हैं। क्यों हम यहां पर ये एक्स्ट्रा कंडीशंस पढ़ रहे हैं? स्टूडेंट्स, लाइट की इंटरफेरेंस देखना आसान नहीं है। लाइट की इंटरफेरेंस देखना बहुत मुश्किल है, उनको ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल है। अब मैं साथ साथ बताऊंगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट बातें आज की, कि साथ साथ बताऊंगा कि क्यों मुश्किल है और उसको कैसे ऑब्जर्वेबल बनाना है, कैसे डिटेक्टेबल बनाना है, क्या कंडीशंस रखूं तो लाइट की इंटरफेरेंस को मैं आम आंख से देख सकता हूं। नाउ स्टूडेंट्स, सबसे पहली कंडीशन डिस्कस करते हैं। यह बात आपकी बुक ने पेज नंबर 196 के ऊपर लिखी है कि जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है वो आसानी से ऑब्जर्व नहीं की जा सकती, और आगे उसने लिखा बिकॉज ऑफ रैंडम एमिशन ऑफ लाइट। इसका मतलब अभी मैं आपको दूसरे पॉइंट में समझाऊंगा। इससे पिछले पेज पर अगर आप देखेंगे पेज नंबर 195 पे, तो जहां से आपका आर्टिकल स्टार्ट हो रहा है उसमें वो इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को थोड़ा सा बताएगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को थोड़ा सा बताएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं ऑब्जर्वेबल इंटरफेरेंस की पहली कंडीशन। तो अगर आप लाइट की इंटरफेरेंस को क्लियर देखना चाहते हैं तो पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है लाइट सोर्स
must be monochromatic. Students, मोनोक्रोम का मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, क्रोमैटिक या क्रोम का मतलब होता है कलर। तो मोनोक्रोमैटिक क्या हुआ? सिंगल कलर, और हर कलर की अपनी वेवलेंथ होती है। जैसे रेड कलर जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ की वेव होती है, जबकि जो ब्लू कलर होता है वो शॉर्टर वेवलेंथ की वेव होती है। इसका मतलब जब मैं कहता हूं सिंगल कलर लेना है, तो इसका मतलब है कि सिंगल वेवलेंथ लेनी है, या रेड या ब्लू या ग्रीन। तो कौन सा कलर लेना है? मोनोक्रोमैटिक। और यह भी याद रखिएगा कि समटाइम्स आपको सिंगल कलर नजर आ रहा होता है लेकिन वो सिंगल नहीं होता। मिसाल के तौर पर आप यहां पर एक कलर देख रहे हैं जो ग्रीन है, और इसी के साथ आपको रेड कलर भी दिखाई दे रहा है। अब आप जब इनको ओवरलैप करते हैं ना, तो आपको येलो कलर दिखाई देगा। अब आप समझेंगे ये प्योर येलो है, सिंगल वेवलेंथ है। ऐसा नहीं है, ये येलो वाला इफेक्ट दे रहा है लेकिन असल येलो नहीं है। तो यह भी याद रखना कि सिंगल कलर से ज्यादा सिंगल वेवलेंथ कहना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समटाइम आपको जो सिंगल कलर नजर आ रहा है, हो सकता है वो दो कलर्स का मिक्सचर हो, लेकिन आपका ब्रेन सिर्फ एक कलर दिखा रहा हो। इस वजह से मोनोक्रोमैटिक लाइट की एग्जांपल आपकी बुक जो है उसे पेज नंबर 196 पर साइड इंफॉर्मेशन में देती है, और वो वहां पर हमारे पास प्योर येलो कलर को डिस्कस कर रही है। तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गया हमारे पास थोड़ा सा तारुफ मोनोक्रोमैटिक लाइट का। लेकिन आप पूछेंगे मोनोक्रोमैटिक लाइट लेना जरूरी क्यों है? क्या इसके बगैर इंटरफेरेंस नहीं होती? स्टूडेंट्स, हो जाती है। ये देखिए, ये हमारे पास ब्लू लाइट है। आपको मालूम है ब्लू लाइट से इंटरफेयर करेंगे तो ब्राइट ब्लू बनेगा, ज्यादा इंटेंसिटी वाला ब्लू। रेड के साथ करेंगे तो ज्यादा इंटेंसिटी वाला रेड बनेगा। इसी तरह से हमारे पास येलो से करेगी तो येलो, ऑरेंज से करेगी तो ऑरेंज का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब जरा इमेजिन करें, अगर मैं व्हाइट लाइट की बात करूं तो व्हाइट लाइट के अंदर क्या सारे वेवलेंथ्स नहीं है, सारे कलर्स हैं। जब व्हाइट लाइट की इंटरफेरेंस देखेंगे तो व्हाइट लाइट के सारे कलर्स आपस में इंटरफेरेंस करेंगे, ब्लू से, रेड से, तो हमारे पास हर कलर का इंटरफेरेंस नजर आएगा। अब इंटरफेरेंस तो हुआ, लेकिन वो इंटरफेरेंस कुछ इस तरह से दिखेगा, जैसे हमारे पास कहीं पर पेट्रोल गिरा हो तो पानी उसके साथ मिक्स हो, तो ये हमारे पास जो इंटरफेरेंस है ये व्हाइट लाइट का इंटरफेरेंस है। इसमें हर कलर इंटरफेयर कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपने सोप बबल के ऊपर ये डिफरेंट कलर पैटर्न्स देखे हो तो ये भी इंटरफेरेंस है, लेकिन व्हाइट लाइट की है। अब मसला यह है कि अगर इन दोनों एग्जांपल्स में देखें तो इंटरफेरेंस इस हद तक मिक्स हो गया है कि इसको स्टडी करना मुमकिन नहीं है सही तरह से। इस वजह से हम क्या करते हैं, अगर आप प्रॉपर तरीके से स्टडी करना चाहते हैं, कोई मैथमेटिकल रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो आपने केस को आसान रखना है, और इंटरफेरेंस के लिए आप बजाय सारे कलर्स को मिक्स करके आपको समझ भी ना आए कि क्या चल रहा है, आप एक कलर लें ताकि आप सही तरह से थ्योरी डेवलप कर सकें। तो दिस इज द रीजन फॉर डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ऑब्जर्वेबल इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। पहली कंडीशन क्या है इन दोनों कंडीशन के अलावा? वो ये है कि लाइट सोर्स कैसा होना चाहिए? मोनोक्रोमैटिक, प्योर एक कलर वाला होना चाहिए। यानी कि जो आपके लाइट बल्ब है, ये जो फ्लोरेसेंट बल्ब है, ये जो इनकैंडेसेंट बल्ब है, एनर्जी सेवर्स वगैरह, ये सारे व्हाइट लाइट के सोर्स हैं। इनमें एक से ज्यादा वेवलेंथ्स हैं, तो फिर हमारे पास ऑब्जर्वेबल इंटरफेरेंस नहीं होगा। और ये अच्छी बात है, क्योंकि आप जब एक से ज्यादा बल्ब जलाकर अपने कमरे में बैठे होते हैं तो इंटरफेरेंस आपको नहीं नजर आता। हालांकि दोनों बल्ब साथ साथ हैं, तो उनकी लाइट आपस में इंटरफेयर क्यों नहीं कर रही? क्योंकि ऑब्जर्वेबल इंटरफेरेंस नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत सी लाइट्स हैं, बहुत सी वेवलेंथ्स हैं, और आप उनको सही तरह से ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। तो याद रखिएगा, हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ऑब्जर्वेबल इंटरफेरेंस के लिए एक लाइट कैसी होनी चाहिए? मोनोक्रोमैटिक होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज जरा देखते हैं। नाउ स्टूडेंट, लाइट sources must be coherent, और यहां मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कोहेरेंट क्या होता है। पहले मैं कोहेरेंट की
डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कोहेरेंट क्या होता है। स्टूडेंट्स, कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं? Sources which have constant phase difference। लो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कांस्टेंट फेज डिफरेंस अगर हो तो सोर्सेज कोहेरेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, कोहेरेंट सोर्स में आप लोगों ने देखा, मैंने बताया कि उसमें कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। कांस्टेंट फेज डिफरेंस का मतलब क्या है? आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो पहले फेज बताऊंगा, फिर फेज डिफरेंस बताऊंगा, और फिर कांस्टेंट कब होगा फेज डिफरेंस। स्टूडेंट्स, ये एक पूरी वेव है। जिस तरह एक पूरे सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं, हम एक पूरी वेव में भी 360 डिग्री इमेजिन कर ले। तो ये जो लास्ट पॉइंट है ये 360 डिग्री हो गया, और ये जो पहला पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ये 0 डिग्री हो गया। इस हिसाब से वेव का जो बिल्कुल दरमियान वाला पॉइंट होगा वो 180 डिग्री हो गया। और इसी तरह से जो ये वाला पॉइंट है 0 और 180 के दरमियान में, ये 90 डिग्री बनेगा, और 180 और 360 के दरमियान में जो पॉइंट है ये 270 डिग्री। ये पॉइंट जो मैंने डिग्रीज में आपको बताया, ये हर पॉइंट का एड्रेस है। एड्रेस समझने से हमें क्या मदद मिलती है? मिसाल के तौर पर अगर मैं 0, 180 डिग्री और 360 डिग्री देखूं तो ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो मीन पोजीशन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं। यानी कि 0, 180 डिग्री और 360 डिग्री मीन पोजीशन वाले पॉइंट्स का एड्रेस है। अगर मैं देखूं 90 डिग्री, तो 90 डिग्री जो है वो क्रस्ट का एड्रेस है, और 270 डिग्री जो है वो ट्रफ का एड्रेस है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमें समझने में जो है वो आसानी होती है कि कोई पॉइंट जो है वो इस वक्त क्रस्ट है, ट्रफ है, मीन पोजीशन पर है, या कहीं दरमियान में। जरा इमेजिन करें इसके जैसी बिल्कुल एक और वेव, और सारे वही पॉइंट्स इसमें भी इमेजिन करें। अब जरा इमेजिन करें दोनों के फेजेस के दरमियान में डिफरेंस लेते हैं। कोई से 2 पॉइंट्स ले लें। चले, मैं ये पहले 2 पॉइंट्स लेता हूं। ऊपर वाले पॉइंट का भी 0 डिग्री, नीचे वाले पॉइंट का भी 0 डिग्री, तो डिफरेंस कितना आया? 0 डिग्री। तो मैं कहूंगा फेज डिफरेंस 0 है। अब मजे की बात यह है, आप किसी भी 2 पॉइंट्स को चेक कर लें तो आपके पास फेज डिफरेंस 0 ही होगा। मिसाल के तौर पर ये 90 के नीचे 90 डिग्री नहीं आ रहा, तो फेज डिफरेंस कितना हुआ? 0। 180 के साथ 180 आ रहा है, फेज डिफरेंस 0। तो हमारे पास आप देख रहे हैं थ्रू आउट फेज डिफरेंस 0 हो गया। इसे बोलते हैं ये दोनों वेव्स कोहेरेंट है। तो दोनों वेव्स कोहेरेंट कब होंगी? जब अगर 2 पॉइंट्स के दरमियान फेज डिफरेंस जितना है, हर 2 पॉइंट्स के दरमियान फेज डिफरेंस उतना ही हो, तो हम कहते हैं फेज डिफरेंस थ्रू आउट कांस्टेंट है। तो हमारे पास वेव कैसी हुई? कोहेरेंट। और ये दोनों सोर्सेज कोहेरेंट सोर्सेज कहलाएंगे। और स्टूडेंट, जरूरी नहीं फेज डिफरेंस 0 ही हो। मिसाल के तौर पर मैं इस वेव को थोड़ा आगे कर देता हूं। अब कोई 2 पॉइंट्स लेते हैं। चलें, ये 2 पॉइंट्स लेते हैं। ऊपर वाला पॉइंट जो है वो आप देख रहे हैं 90 डिग्री, नीचे वाला पॉइंट 0 डिग्री है। कितना डिफरेंस हुआ? 90 डिग्री। अब मैं कहूंगा फेज डिफरेंस कितना है? 90 डिग्री। अगर ये कोहेरेंट हुए तो हर जगह पर 90 डिग्री का ही डिफरेंस आएगा। आइए जरा अगले 2 पॉइंट्स लेते हैं। अब यहां पर आप देखें 180 डिग्री और इसका है 90 डिग्री। डिफरेंस कितना हुआ? 180 और 90 को माइनस करें तो हमारे पास 90 डिग्री बनता है। इसका मतलब फेज डिफरेंस अभी भी 90 है। थोड़ा सा आगे चले जाएं और उन दोनों पॉइंट्स को माइनस करें तो भी फेज डिफरेंस 90 है। इसका मतलब ये भी क्या है? कोहेरेंट सोर्स है। तो कोहेरेंट सोर्स होने के लिए जरूरी क्या है? दोनों वेव्स का जो फेज डिफरेंस है वो थ्रू आउट क्या रहे? कांस्टेंट रहे। 0 रहे या 90 रहे या 45, जो मर्जी वैल्यू, लेकिन चेंज ना हो। असल बात यह है। अब यह तो हो गया आम किसी भी वेव का कोहेरेंट होना, लेकिन लाइट के केस में वेव का कोहेरेंट होना इतना जरूरी क्यों है? नाउ स्टूडेंट्स, जरा तवज्जो कीजिएगा। ये देखिए मेरे पास, इमेजिन करें ये 2 लाइट सोर्सेज हैं, और आपको मालूम है इनके अंदर अगर मैं देखूं एटॉमिक लेवल पर जाकर, तो ये लाइट क्यों एमिट कर रहे हैं? जब इनका इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल पर जंप करता है तो ये फोटोन एमिट करते हैं। सिंपल। ये आप लोगों ने पढ़ा कि एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करे तो एक फोटोन रिलीज होता है। अब जरा इमेजिन करें मैं थोड़े से एटम ऊपर वाले सोर्स में भी बना लेता हूं और थोड़े से एटम्स नीचे वाले सोर्स में भी बना लेता हूं। अब हर एटम ने फोटोन एमिट करना है। अगर सब कुछ आइडियल रहे तो ये हमारे पास जब सारे एटम एक साथ फोटोन एमिट करेंगे, सब एक साथ डी एक्साइट हुए,
जरा ये आने वाले फोटॉन्स को देखें, दोनों सोर्सेज की वेव्स को कंपेयर करें। अगर आप देखें ऊपर वाली जो वेव है, अगर वहां पर एक जगह पर क्रस्ट आ रहा है तो नीचे वाली वेव का भी क्रस्ट आ रहा है, और फिर कहीं पर ट्रफ के ऊपर ट्रफ आ रहा है, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आ रहा है। हर पॉइंट पर आप देख रहे हैं कहीं पर भी यह चीज चेंज नहीं होगी। अगर एक जगह पर क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आया तो हर जगह पर क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट ही आएगा, यानी कि फेज डिफरेंस क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। इसे हम बोलते हैं ये दोनों कोहेरेंट सोर्सेज थे। लेकिन ये तब होंगे जब सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ ग्राउंड स्टेट पर आएंगे, तो फिर हमारे पास ऐसा होगा। इस सूरत में अगर आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो लाइट को, तो आप देखेंगे ये जो पॉइंट है, यहां पर आपके पास क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आया तो आपको ब्राइट लाइट नजर आएगी, याद है जी आपको। तो हर पॉइंट पर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नजर आएगा, तो आपको मुसलसल ब्राइट लाइट नजर आती रहेगी। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो हो गई आइडियल कंडीशन। असल में मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि हमारे पास कोई भी सोर्स ऐसा नहीं होता जिसमें सारे एटम्स एक साथ एमिशन करें, बल्कि इनकी एमिशन रैंडम होती है। यह बात बुक कहती भी है। स्टार्ट में वो सबसे पहले यही प्रॉब्लम डिस्कस करती है पेज नंबर 196 के ऊपर, कि लाइट की इंटरफेरेंस को स्टडी करना मुश्किल क्यों है, बिकॉज ऑफ रैंडम एमिशन ऑफ लाइट। तो ये है रैंडम एमिशन ऑफ लाइट का मतलब कि हमारे पास सारे एटम्स एक साथ एमिट नहीं करते लाइट को। अब जरा इमेजिन करें, सबने एक साथ एमिट किया लेकिन एक ने नहीं किया। अब होगा क्या? जब एक ने एमिट नहीं किया होगा, आप ये जो वेव निकली है इसको स्टडी करें, यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो यहां पर आपको जो है वो ब्राइट स्पॉट नजर आएगा। फिर यहां पर भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ब्राइट स्पॉट नजर आएगा। लेकिन एक एटम के लिए वेव को लेट एमिट करने की वजह से आप देख रहे हैं यहां पर क्रस्ट के ऊपर ट्रफ आ जाएगा। जब ये वेव आपकी आंख तक पहुंचेगी तो यहां पर आपको डार्क नजर आएगा। तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अचानक से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में चेंज हो गया। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या हुआ? अगर आप इस फिनोमिना को ज्यादा तेजी से देखें तो आप जिस जगह को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो कभी ब्राइट कभी डार्क, कभी ब्राइट कभी डार्क होना शुरू हो जाएगी। इस तरह से तो आप स्टडी कर ही नहीं पाएंगे। तो प्रॉपर स्टडी करने के लिए आपका जो पैटर्न है, कंस्ट्रक्टिव है तो कंस्ट्रक्टिव रहना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव है तो डिस्ट्रक्टिव रहना चाहिए। यानी आपकी जो इंटरफेरेंस है उसके जो पैटर्न बन रहे हैं वो स्टेशनरी होने चाहिए, रुके हुए होने चाहिए। यानी कि कंस्ट्रक्टिव को कंस्ट्रक्टिव रहना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव को डिस्ट्रक्टिव रहना चाहिए। और वो तब होगा जब क्रस्ट के ऊपर हमेशा क्रस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ रहेगा। और वो कब होगा? जब सारे एटम्स इकट्ठे ही डीएक्साइट होंगे, यानी कि सोर्सेज जब आपस में कोहेरेंट होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये मतलब है एक्चुअली में कोहेरेंट सोर्स होने का। तो आपने देखा कोहेरेंट सोर्स होने के लिए कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, और आम सोर्सेज कोहेरेंट नहीं हो सकते। आपका जो फ्लोरेसेंट बल्ब है या इनकैंडेसेंट बल्ब है, ये कोहेरेंट सोर्सेज नहीं है। इसमें हर एटम इकट्ठे एक्साइट डीएक्साइट नहीं हो रहा। तो फिर कौन सा कोहेरेंट सोर्स है ऐसा जिसको आप जानते हैं स्टूडेंट? याद रखिएगा, लेजर्स। लेजर्स जो हैं उनमें सारे एटम्स को इकट्ठे डीएक्साइट किया जाता है। जो लेजर्स जो है वो कोहेरेंट सोर्स हैं। तो ये है वो दो बातें जो डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 196 पर देखें तो ये आपको क्लियरली नजर आ रही होंगी। और इस निचले पैराग्राफ में कोहेरेंट सोर्स की डेफिनेशन भी है कि व्हाट आर कोहेरेंट सोर्स। तो उसने लिखा है कि विच हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो ये है हमारे पास बच्चों कोहेरेंट सोर्स का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ताकि आपको आइडिया हो बेसिकली कोहेरेंट कब नहीं होते सोर्सेज। अब स्टूडेंट्स, आपने सोचा होगा कि यही दो कंडीशंस काफी हैं। ये दो कंडीशंस काफी हैं, लेकिन अगर आप इंटरफेरेंस को और ज्यादा अच्छा और ज्यादा प्रोमिनेंट करना चाहते हैं तो दो बातें और भी हैं जिनका ख्याल आप लोगों ने रखना है। एक तो आप लोगों ने कोशिश करनी है वो जो दोनों वेव्स मिल रही हैं उनका एम्पलीट्यूड तकरीबन बराबर हो, क्योंकि जब एम्पलीट्यूड बराबर होगा तो अगर वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं तो ब्राइटनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और आपको इस तरह का स्पॉट नजर आएगा, ब्राइट स्पॉट। और अगर वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे तो बिल्कुल ही कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं नजर आएगा, यानी कि डार्कनेस। और अगर आप इसी पैटर्न को रिपीट करें तो डार्कनेस और ब्राइटनेस के पैटर्न को जब आप देखेंगे तो आपको बड़ा क्लियर कट पता चल रहा है कहां इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है और कहां डिस्ट्रक्टिव है। प्रॉब्लम कब आएगा? अगर आप दो ऐसी वेव्स लें कि एक का एम्पलीट्यूड ये है, दूसरे का एम्पलीट्यूड ये है, जब आप इनको ऐड करेंगे, अगर आप पहले देखें ये वेव इस तरह से नजर आ रही है, ये वेव इस तरह से नजर आ रही है, तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो नई वेव इस तरह से नजर आएगी जो कि इतना ज्यादा फर्क नहीं आया। तो आपको पता नहीं चलेगा या ये बात ऑब्जर्व करना मुश्किल हो जाएगी कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो अगर आप क्लियर कॉन्ट्रास्ट देखना चाहते हैं,
आपको कंफर्म पता चले कि हमारे पास कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो उसके लिए एक और चीज आप लोगों ने करनी है, और वो क्या है, आपने सेम एम्पलीट्यूड की या इंटेंसिटी की वेव्स लेनी है, ठीक है। तो लाइट सोर्स मस्ट हैव सेम एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब है इंटेंसिटी, दोनों लाइट्स की इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए, फिर इंटरफेरेंस बहुत क्लियर नजर आएगा। और आखिरी बात क्या है स्टूडेंट्स, सपोज करें आप सारी बातें पूरी कर देते हैं। अगर आप सारी बातें पूरी कर देते हैं, जरा इमेजिन करें आपने मोनोक्रोमेटिक सोर्सेस भी ले लिए, कोहेरेंट भी हैं, और हमारे पास ब्राइटनेस भी यानी कि उनका इंटेंसिटी भी एक जैसी है। अब जरा इमेजिन करें हमारे पास अगर ये दोनों वेव्स इतना दूर दूर हो तो ये मिलेंगी नहीं। इसका मतलब एक सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज क्या है कि हमारे पास सोर्सेज का बहुत करीब करीब होना भी जरूरी है, क्योंकि करीब होंगे तभी तो इंटरफेयर कर पाएंगे। तो ये हमारे पास चौथा पॉइंट है, और वो पॉइंट क्या है कि सोर्सेज मस्ट बी क्लोज इनफ, करीब होने चाहिए। आप सोच रहे होंगे यूजुअली हम इंटरफेरेंस को इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं करते, लेकिन सर इंटरफेरेंस को इतनी डिटेल में क्यों डिस्कस करें, क्योंकि इस चैप्टर में इससे आगे थ्रू आउट आपको इन चीजों से वास्ता पड़ने वाला जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किए। अगर आप उन चीजों को हर जगह पर सही अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, उनका कॉन्सेप्ट प्रॉपर लेना चाहते हैं, तो ये चीजें बहुत बेसिक हैं जो आपको पता होनी चाहिए, इसलिए इन पर थोड़ा टाइम लगा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता चल गया कि कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं और कंडीशंस फॉर डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस क्या होती है। अब आखिरी बात कि हम कोहेरेंट सोर्स कैसे बनाएं, उसका सिंपल तरीका आपको इस पैराग्राफ में मिल रहा है। आप इसके ऊपर बल्कि लिख लें कि हाउ टू प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्सेज। उसके लिए तरीका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं कल दूंगा, क्योंकि कल का आर्टिकल ही यही है। आज सिर्फ इतना बता दूं कि अगर मेरे पास एक लाइट सोर्स हो और मैं इस लाइट सोर्स के रास्ते में एक ऐसा बैरियर रखूं जिसमें दो छोटे छोटे सुराख है, तो हर सुराख में से लाइट दोबारा निकलेगी। जब वो दोबारा लाइट निकलेगी तो हमें लगेगा ये दो लाइट्स हैं, और ये दोनों लाइट एक्चुअली का इनका सोर्स एक ही है, तो ये दोनों लाइट कोहेरेंट होंगी और फिर ये इंटरफेरेंस करेंगी, और इनका इंटरफेरेंस देखना आसान है। कल का आर्टिकल ही यही है, इंशाल्लाह इसको मैं वहां पर एक्सप्लेन करूंगा। तो आई होप कि आपको इंटरफेरेंस समझ में आ गया और आपको पता चल गया होगा कि लाइट की इंटरफेरेंस बाकी इंटरफेरेंस की तरह नहीं है, बल्कि थोड़ी सी टफ है। इसलिए उसको ऑब्जर्व करने के लिए ये हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ये था आज का आर्टिकल। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।